हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। आप सभी का आज की इस वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं सामाजिक विज्ञान का जो बुक है कक्षा 7 का हमारे अतीत भाग 2, उसका अध्याय 4 का प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं। इस अध्याय का नाम है मुगल साम्राज्य, द मुगल एम्पायर। और इसके सभी प्रश्नों को यहाँ पे हम डिटेल में देखेंगे, चाहे वो पाठगत प्रश्न हो, चाहे आपकी अभ्यास पुस्तिका में जो लास्ट में एक्सरसाइज में प्रश्न पूछे गए हैं, सारे के सारे प्रश्न उत्तर यहाँ पे हम डिटेल में देखेंगे। और लास्ट में आप लोगों के लिए भी एक प्रश्न है, तो पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। आप लोगों को भी इस प्रश्न का आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। और अगर आप लोगों को ऐसे ही एनसीईआरटी के किसी भी क्लास के सॉल्यूशन चाहिए, किसी भी क्लास के प्रश्न उत्तर की वीडियो चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों की वीडियो का जल्दी से जल्दी कोशिश करता हूँ आप लोगों के कमेंट का जल्दी से जल्दी रिप्लाई करूँ और आप लोगों की वीडियो आप तक पहुँचाऊँ। आपको सिर्फ इतना काम करना है कि रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के रखना है, जिससे मैं आप लोगों की वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। ये वीडियो एक बच्चा है बिहार का, उसने काफ़ी रिक्वेस्ट की थी कि सर मुगल साम्राज्य के ऊपर जो प्रश्न उत्तर हैं उसकी वीडियो बनाइए, तो उसके लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो अगर आप लोगों को इस वीडियो से हेल्प मिले तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा। मैंने कोशिश की है कि सभी प्रश्न उत्तर डिटेल में आप लोगों को समझाऊं। तो यहाँ पे चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। यहाँ पे देख लीजिए, पहला प्रश्न है, राजपूतों के साथ मुगलों के शादियों के कुछ उदाहरण दें। और यहाँ पे आप लोगों की हेल्प के लिए ये पाठगत प्रश्न है, तो किस पेज पे है ये इसके बारे में मैंने यहाँ पे लिख दिया है। एनसीईआरटी की जो बुक है आपके हमारे अतीत भाग 2, उसके पेज नंबर 50 पे है ये प्रश्न। उसका उत्तर देख लीजिए। यहाँ पे लिखा गया है कि जहांगीर की माँ और अकबर की पत्नी कछवा की राजकुमारी थी। अब अंबर जो कि है आपका जयपुर में, वहाँ के राजपूत शासक की वो पुत्री थी। और शाहजहाँ की माँ और जहांगीर की पत्नी एक राठौड़ राजकुमारी थी। वह मारवाड़ यानी कि अब जोधपुर में राजपूत शासक की पुत्री थी। ये हो गया पहले प्रश्न का उत्तर कि राजपूतों के साथ मुगलों की शादियों के उदाहरण थे। तो यहाँ पे 2 उदाहरण आपको दे दिए गए हैं। आप इसको अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। अगर आप लोग और भी उदाहरण इसके जानते हैं इसके बारे में, मुगलों से जो राजपूतों की शादियों के उदाहरण हैं, तो उसको भी यहाँ पे आप लिख सकते हैं। बट यहाँ पे 2 ये अच्छा उदाहरण था, क्योंकि जहांगीर की जो माँ है और अकबर की पत्नी, ये भी काफ़ी अच्छा शासक था, बड़ा शासक था। तो उसके बारे में यहाँ पे डिटेल में लिखा गया है, इसको आप लिख सकते हैं देख के। और शाहजहाँ की जो माँ थी और जहांगीर की पत्नी, ये भी एक बड़े शासक थे भारत के, तो इसके बारे में भी यहाँ पे एक अच्छा उदाहरण ये माना जाएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए, दूसरा प्रश्न है, अकबर और औरंगजेब के शासनकाल के मनसबदारों की संख्या की तुलना करें। और ये आपका एनसीईआरटी की जो आपकी बुक है उसके पेज नंबर 31 पे है, 31 पे है। अब यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि मनसबदार क्या होता है। मनसबदार काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा। तो ये पदों की संख्या है कि उस समय इनके शासनकाल में कितने पद थे इनके सभा में, एक तरीके से कह सकते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, इसका आंसर लिखा गया है कि 5,000 जात वाले अभिजातों का दर्जा 1,000 जात वाले अभिजातों से ऊंचा था। अब यहाँ पे ये उदाहरण इसलिए दिया गया क्योंकि कितने जो अकबर के शासनकाल में मनसबदार थे वो 5,000 जात वाले थे, तो इसके बारे में इसलिए यहाँ पे लिखा गया है कि 5,000 जात वाले जो अभिजातों की का दर्जा था वो 1,000 जात वाले अभिजातों से ऊंचा था। अब यहाँ पे देख लीजिए, तुलना जो की गई है, अकबर के शासनकाल में 29 ऐसे मनसबदार थे जो 5,000 जाते की पदवी रखते थे। यानी कि अकबर की तुलना अगर आप औरंगजेब से करेंगे तो देख लीजिए, यहाँ पे अकबर के शासनकाल में 29 थे और ये औरंगजेब के शासनकाल में बढ़ के 79 यानी कि 79 हो गए। ठीक, ये पदों की संख्या है, मनसबदार मतलब होता है पद। ठीक, अब तीसरा प्रश्न यहाँ पे देख लीजिए, अकबरनामा और आईन अकबरी के बारे में व्याख्या करिए। काफ़ी लोग, आप लोगों में से काफ़ी लोगों को पता होगा, तो इसके बारे में आप अपने शब्दों में भी लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन यहाँ पे मैं आप लोगों की हेल्प के लिए यहाँ पे डिटेल में यहाँ पे इसका आंसर दे रहा हूँ, तो इसको आप पढ़ के आप इसका आंसर खुद से भी बना सकते हैं। ये आपके एनसीईआरटी बुक के हमारे अतीत नामक जो बुक है आपकी कक्षा 7 की, उसके पेज नंबर 53 पे है। अब यहाँ पे देख लीजिए, अकबर ने अपने करीबी मित्र और दरबारी अबुल फजल को, इससे यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन यहाँ पे तैयार होता है कि ये अकबरनामा और आईन अकबरी किसने लिखा, तो अबुल फजल ने लिखा, कि वह अपने उसके शासनकाल का इतिहास लिखे। अबुल फजल ने यह इतिहास 3 जिल्दों में लिखा, यानी इसका 3 पार्ट इसने, अबुल फजल ने 3 भाग इसका बनाया। और इसको शीर्षक क्या दिया, अकबरनामा। पहली जिल्द में अकबर के पूर्वजों का बयान था, यानी कि अकबर के जो पास्ट था, उसका अतीत था अकबर का, उसके बारे में लिखा गया है। और दूसरी अकबर के शासनकाल की घटनाओं का विवरण देती है। और तीसरी जिल्द आईन अकबरी है। ये चीज़ें आपको कंफर्म हो गई कि इसका जो शीर्षक दिया गया अकबरनामा, पहली जिल्द में उसके अकबर के पूर्वजों के बारे में लिखा गया, दूसरी जिल्द में अकबर के जो दूसरा भाग था, अकबर के जो शासनकाल चल रहा था उसके बारे में लिखा गया, और तीसरी का क्या नाम दिया गया, आईन अकबरी। इसमें अकबर के प्रशासन, घराने, सेना, राजस्व और साम्राज्य के भूगोल का ब्यौरा मिलता है। यानी कि ये उसके साम्राज्य का भौगोलिक विवरण था आईन अकबरी।
इसमें समकालीन भारत के लोगों की परंपराओं और संस्कृतियों का भी विस्तार वर्णन है। आईने अकबरी का सबसे रोचक अध्याय है विविध प्रकार की चीज़ों, फसलों, पैदावार, कीमतों, मजदूरी और राजस्व की सांख्यिकी विवरण। ठीक, यानी कि इसमें मैथमेटिक भी, गणित भी इसमें आपका आईने अकबरी में लिखा गया है थोड़ा बहुत। अब इसके बाद ये तो था आपका पाठगत प्रश्न थे। अब यहाँ पे आपके जो एक्सरसाइज के ऊपर प्रश्न है यहाँ पे आप देख लीजिए। पहला प्रश्न है सही जोड़ा बनाना है। यहाँ पे मैंने देखिए बाएं तरफ जो प्रश्न आपका दिया गया है वो लिखा है और दाहिनी तरफ उसका उत्तर क्या होगा सही क्रम में लिख दिया है। मनसब का मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया। मनसब का मतलब देख लीजिए, यहाँ पे पद है, दाहिनी तरफ आप देखिएगा उत्तर लिखा गया। उत्तर मतलब ये जो मिलान किया गया ये सही मिलान किया गया, और जो बाएं तरफ है वो आपका प्रश्न पूछा गया है। तो दाहिने तरफ से हमको मतलब है। मनसब का मतलब है पद। मंगोल कहाँ से आया था? उज्बेक है। सिसोदिया राजपूत मेवाड़ के थे। राठौड़ राजपूत आपको पता है, पहले प्रश्न में मैंने आपको उत्तर इसका दिया था। राठौड़ राजपूत जो थे वो मारवाड़ के थे। नूरजहाँ किसकी पत्नी थी? जहांगीर की। ठीक, और सूबेदार को क्या कहते हैं? गवर्नर कहते हैं। ये आपका पहला प्रश्न का उत्तर हो गया। अब दूसरा प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति। यहाँ पे देख लीजिए 4 क्वेश्चन है, क ख ग घ। यहाँ पे पहला रिक्त स्थान है अकबर के सौतेले भाई मिर्ज़ा हाकिम के राज्य की राजधानी थी। तो यहाँ पे अकबर के सौतेले भाई मिर्ज़ा हाकिम की राज्य की राजधानी क्या थी? काबुल थी। यहाँ पे मैंने आपका आंसर यहाँ पे नीचे लिख दिया, आप इससे कोशिश करिएगा कि नीचे देख लीजिएगा। तो यहाँ पे पहले में जो क में भरा जाएगा रिक्त स्थानों की जगह पे काबुल। दक्कन की 5 सल्तनत बरार, खानदेश, अहमदनगर और 3 हो गए और 2 और 5 थे, तो 5 में 2 और बचा है, बीजापुर और गोलकुंडा। उसके बाद ग आता है यदि जात एक मनसबदार के पद और वेतन को घोतक था तो सवार। अब यहाँ पे देख लीजिए क्या भरा जाएगा यहाँ पे? सैन्य, और उसके उत्तरदायित्व को दिखाता था। ठीक, ये ग में भरा जाएगा। इसमें 2 आपके फिल इन द ब्लैंक्स थे, यानी कि रिक्त स्थान 2 थे, ख में और ग में। इसको आप देख लीजिएगा, सैन्य, उत्तरदायित्व। अब घ में क्या भरा जाएगा? अकबर के दोस्त और सलाहकार अबुल फजल ने उसकी सुलह एक कुल के विचार को गढ़ने में मदद की, जिसके द्वारा वह विभिन्न धर्मों, संस्कृतियों और जातियों के से बने समाज का पर राज्य कर सका। ठीक, तो जो अबुल फजल था उसने काफ़ी हेल्प की थी अकबर की, सही तरीके से शासन उसका बना के रखने में। भारत क्योंकि विविधताओं का देश है, तो पूरे देश पे अगर कोई एक राजा शासन कर रहा है तो उसको पूरे भारत की स्थिति का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक था। ये दूसरा प्रश्न था। अब तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे, मुगल राज्य के अधीन आने वाले केंद्रीय प्रांत कौन से थे? ये भी क्वेश्चन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन के एग्जाम में भी ये प्रश्न पूछ लेता है। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, मुगल साम्राज्य के अधीन आने वाले केंद्रीय प्रांत थे दिल्ली और आगरा। ठीक, चौथा क्वेश्चन है मनसबदार और जागीर से में क्या संबंध था? अब इसका उत्तर देख लीजिए, यहाँ पे लिखा गया है मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे, जिन्हें जागीर कहते थे। ठीक, जो भूमि से, जिस एरिया से, जैसे कि कोई क्षेत्र है, उस क्षेत्र से वो राजस्व इकट्ठा करते थे, उस पूरे क्षेत्र को उस मनसबदार, उस पदवी वाले को जागीर कहा जाता था। ठीक, और जो तकरीबन इक्ताओं के समान थी, परंतु मनसबदार मुक्तियों से भिन्न अपने जागीरों पर नहीं रहते थे, यानी कि वो उस जागीर पे उस जागीर के ऊपर शासन नहीं करते थे, सिर्फ वहाँ से राजस्व इकट्ठा करते थे। ठीक, और उस पर प्रशासन न ही उस पर प्रशासन करते थे, वही मैंने आपको बताया, उस पर शासन नहीं करते थे, वो सिर्फ वहाँ से राजस्व इकट्ठा करते थे। उसके पास अपनी जागीरों के केवल राजस्व एकत्रित करने का अधिकार था। ठीक, यही मैंने आपको अभी बताया कि उनका अधिकार जो था मनसबदारों का, उस एरिया से पैसे इकट्ठा करना था और उसको सरकारी खजाने में जमा करना था, ना कि उसके ऊपर शासन करना था। ये राजस्व था वो मनसबदारों के नौकर इकट्ठा करते थे, जबकि वे जो मनसबदार थे वो किसी अन्य क्षेत्र में अपने शासक के ऊपर लिए कार्य करते थे। ठीक, वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है, सेवारत रहते थे अन्य भाग में। अब पांचवा क्वेश्चन देख लीजिए, मुगल प्रशासन में जमींदार की क्या भूमिका थी? अब यहाँ पे इसका आंसर देख लीजिए, मुगलों की आमदनी का प्रमुख साधन किसानों की उपज से मिलने वाला राजस्व था। अधिकतर स्थानों पर किसान ग्रामीण कुलीनों यानी जमींदारों को अपना राजस्व देते थे। ठीक, एकत्रित किए गए राजस्व को जमींदार सरकारी खजाने में जमा करते थे। तो यहाँ पे इसका भी आंसर आपको मिल गया होगा। अब छठा क्वेश्चन देखते हैं, शासन प्रशासन संबंधी अकबर के विचारों के निर्माण में धार्मिक विद्वानों से होने वाली
चर्चाएं कितनी महत्वपूर्ण थी। अब इसका आंसर देख लीजिए। अकबर के विचारों में धार्मिक निर्माण में धार्मिक विद्वानों से होने वाली चर्चाएं निम्न प्रकार से महत्वपूर्ण थी। पहला है, धार्मिक चर्चाओं और परिचर्चाओं से अकबर को ज्ञात हुआ कि धार्मिक कट्टरता प्रजा में विभाजन और सामंजस्य के लिए उत्तरदायी है। यानी कि उसको पता चल गया कि भारत में अगर उसको शासन करना है तो धार्मिक कट्टरता से काम नहीं चलेगा। दूसरा यहाँ पे है, यह अनुभव अकबर को सुलह कुल का या सर्वत्र शांति के विचार की ओर ले गया। ठीक। तीसरा है यहाँ पे, इन चर्चाओं से ने उसे प्रशासन की एक स्पष्ट सोच प्रदान की जिससे केवल सच्चाई, न्याय और शांति पर बल था। ठीक है। अब 7वां क्वेश्चन है, मुगलों ने खुद को मंगोल की अपेक्षा तैमूर के वंशज होने पर क्यों बल दिया। अब ये भी क्वेश्चन आपके कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट है कि मुगल जो थे वो आपके तैमूर और मंगोलों दोनों के वंशज थे, तो उन्होंने सिर्फ तैमूर का वंशज क्यों कहा अपने आप को, मंगोलों का क्यों नहीं कहा। तो यहाँ पे उसका रीजन यहाँ पे देख लीजिए, लिखा गया है, मुगल 2 महान शासक वंशों के वंशज थे। इससे आपको ये पता चलता है। माता की ओर से मंगोल शासक चंगेज खां के वंशज थे, यानी कि उनकी जो माता थी मुगलों की वो मंगोल थी, और पिता की ओर से वे ईरान, इराक एवं वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर के वंशज थे। परंतु मुगल अपने को मंगोल या मुगल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि चंगेज खान से जुड़ी स्मृतियां सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार के संबंधित थी। यानी कि मंगोलों ने भारत के ऊपर जब आक्रमण किया तो नरसंहार किया था, जिससे वो अपने आप को मंगोलों से दूर रखना चाहते थे कि जनता के ऊपर विश्वास बना के रखा जा सके। दूसरी तरफ मुगल तैमूर के वंशज होने पर गर्व का अनुभव करते थे, क्योंकि उसने इस महान पूर्वज ने, जो उनके ये पूर्वज थे तैमूर, और 1398 में दिल्ली पर कब्जा किया था। तो इसलिए वो तैमूर के वंशज कहलाना उनको अच्छा लगता था, मंगोलों का वंशज कहलाना अच्छा लगता नहीं था उनको। ठीक। अब 8वां क्वेश्चन देखिए, भू राजस्व से प्राप्त होने वाली आय मुगल साम्राज्य के स्थायित्व के लिए कहाँ तक जरूरी थी। तो इसका उत्तर है, भू राजस्व से प्राप्त होने वाली आय मुगल साम्राज्य के लिए निम्न कारणों से जरूरी था। पहला है, भू राजस्व राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था। दूसरा है, समस्त प्रशासनिक कार्य इस आय द्वारा पूरे किए जाते थे। और तीसरा है, राज दरबार के कर्मचारियों, प्रशासनिक कर्मचारियों के वेतन तथा अन्य खर्चे की पूर्ति इसी राजस्व से प्राप्त होती थी, इसी पर निर्भर करती थी, भू राजस्व के ऊपर। इसलिए ये जरूरी थी मुगलों के लिए। 9वां क्वेश्चन है, मुगलों के लिए केवल तुनानी या ईरानी ही नहीं बल्कि विभिन्न पृष्ठभूमियों के मनसबदारों की नियुक्ति क्यों महत्वपूर्ण थी। अब यहाँ पे देख लीजिए, भारत एक विविधताओं का देश है, इससे क्लियर हो जाएगा आपको। मुगलों के साम्राज्य में जैसे जैसे विभिन्न क्षेत्र सम्मिलित होते गए, वैसे वैसे मुगलों ने तरह तरह के सामाजिक समूहों के सदस्यों को प्रशासन में नियुक्ति प्रदान करना प्रारंभ किया। प्रारंभ में ज़्यादातर सरदार तुर्की यानी कि तुरानी थे। अब यहाँ पे आपको ये पता हो गया होगा कि तुर्की के जो सरदार थे उनको तुरानी कहते थे, लेकिन अब इस छोटे समूह के साथ साथ उन्होंने शासक वर्ग में ईरानियों, भारतीय, मुसलमानों, अफगानों, राजपूतों, मराठों और अन्य समूहों को सम्मिलित किया। इससे मुगलों को भारत में अपने शासन का विस्तार करने एवं उसे स्थायित्व प्रदान करने में सहायता मिली। वही यहाँ पे बात है कि जहाँ पे आपको शासन करना है, जिस क्षेत्र पे, अगर वहाँ के आप ज़्यादातर सरदार नियुक्त करेंगे तो आपको उस क्षेत्र पे आपको शासन करने में सहायता मिलेगी। कोई दूसरा बाहर से आके, ईरान से आके, तुर्की से आके अगर किसी क्षेत्र में दक्षिण भारत में जाके आप शासन करना चाहें, या महाराष्ट्र में शासन करना चाहें, या फिर किसी भी भारत के किसी भी प्रांत में आप शासन करना चाहें तो कठिन होगा। अगर वहाँ के लोकल जैसे राजपूत हैं तो राजस्थान के एरिया में अगर आप लोगों को मुगलों को शासन व्यवस्था अच्छे से बना के रखनी थी तो राजपूतों को वहाँ पे सरदार नियुक्त करना पड़ता था। यही एक कारण था कि उन्होंने मनसबदारों की नियुक्तियाँ की विभिन्न क्षेत्रों से। अब 10वां क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य के समाज की ही तरह वर्तमान भारत आज भी अनेक सामाजिक और सांस्कृतिक इकाइयों से बना हुआ है। क्या यह राष्ट्रीय एकीकरण के लिए चुनौती है? जी बिल्कुल है। इसका आंसर, मुगल साम्राज्य के समाज में कई धर्म और जाति के लोग रहते थे। यही स्थिति वर्तमान भारत में भी बनी हुई है। फिर भी भारत में विविधता में एकता कायम है। भारत में विविध प्रकार की सांस्कृतिक जैसे संगीत, नृत्य, भाषा, पर्व, त्योहार, साहित्य, खान पान, रहन सहन, पहनावा आदि में कई तरह की विविधता देखने को मिलती है। उसी तरह भारतीय समाज में अनेकों धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी आदि अनेक जाति, ब्राह्मण, क्षत्रिय, बनिया आदि के लोग रहते हैं।
इससे भारत की सामाजिक और राष्ट्रीय एकता के लिए में किसी तरह की चुनौती नहीं है। ठीक, यहाँ पे देख लीजिए, आपको यहाँ पे लिखा गया है कि राष्ट्रीय एकता राष्ट्रीय एकता में विभिन्न प्रकार के भारतीय समाज की वजह से कोई भी चुनौती नहीं है। ठीक, इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं। अब 11वां क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए कृषक अनिवार्य थे। क्या आप सोचते हैं कि वे आज भी इतने ही महत्वपूर्ण हैं? क्या आज भारत में अमीर और गरीब के बीच आय का फासला मुगलों की काल की अपेक्षा कहीं अधिक बढ़ गया है? तो देख लीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर है, मुगल साम्राज्य की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित थी। वर्तमान अर्थव्यवस्था भी कृषि पर आधारित है, लेकिन राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान धीरे धीरे घटता जा रहा है और दूसरे क्षेत्रों जैसे उद्योग, संचार, सूचना प्रौद्योगिकी, यातायात, व्यापार, पर्यटक एवं अन्य सेवा क्षेत्र का योगदान बढ़ता जा रहा है। वर्तमान में अमीर और गरीब के बीच का अंतर मुगल साम्राज्य की तुलना में अधिक बढ़ गया है। मुगल काल में 5.6% व्यक्ति कुल संसाधनों के मात्र 61.5 का उपभोग करते थे, जबकि आज लगभग 5% व्यक्ति देश के लगभग 90% संसाधनों का उपभोग करते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि मुगलों के टाइम से इस समय वर्तमान में अमीरों और गरीबों के बीच जो अंतर था वो बढ़ गया है। अब लास्ट में देख लीजिए, यहाँ पे 12वां क्वेश्चन था, जिसके बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि एक क्वेश्चन का आंसर आपको देना होगा, क्योंकि ये अपनी भाषा में आप लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छे तरीके से लिखेंगे। आप अपने प्रांत, अपने स्थान के बारे में अच्छे से जानते हैं। तो यही इस क्वेश्चन में पूछा गया है, मुगल साम्राज्य का उपमहाद्वीप के विभिन्न क्षेत्रों पर अनेक तरह से प्रभाव पड़ा। पता लगाइए कि जिन नगर जहाँ पे आप रहते हैं, गांव अथवा क्षेत्र में आप जहाँ पे आप रहते हैं, उस पर इसका क्या प्रभाव पड़ा था, मुगल साम्राज्य का क्या प्रभाव पड़ा था, इसके बारे में आप खुद से कोशिश करिएगा लिखने का। आप बुक पढ़ेंगे, उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अपने क्षेत्र में आप देखेंगे तो वहाँ पे मुगलों का कोई न कोई स्मारक, कोई न कोई कुछ ऐसा जरूर होगा जो उस क्षेत्र पे प्रभाव डालता है। तो उसको अपने शब्दों में आप लिखिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपने क्या लिखा है, आप किस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। आप जैसे राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो वहाँ पे भी काफ़ी प्रभाव है मुगलों का। दिल्ली है, लखनऊ है, किसी भी क्षेत्र में, आगरा है, आप कहीं पे भी है, ताजमहल है तो उसका क्या प्रभाव है आगरा पे, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी। अगर थोड़ी बहुत त्रुटियां हों तो अभी मैंने एनसीईआरटी का सोल्यूशन स्टार्ट किया है, तो उसको माफ़ करिएगा। कुछ त्रुटियां स्टार्टिंग में होती हैं, लेकिन मैं धीरे धीरे उसको सुधारने का कोशिश करूँगा, गलतियों को सुधारने की कोशिश करूँगा। सभी अपनी गलतियों से सीखते हैं, तो आगे की वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कम गलतियाँ हों। आप लोगों को मेरा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य ये था कि आप लोगों को प्रश्न का उत्तर मिल सके अच्छे से डिटेल में। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को सारे प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। तो कोशिश करिएगा दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। और आपको किसी भी अध्याय की ज़रूरत है, किसी भी एनसीईआरटी के किसी भी चैप्टर की प्रश्न उत्तर की ज़रूरत है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों की वीडियो जल्दी से जल्दी बना के आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। सिर्फ आपको इतना काम करके रखना है कि आपको सब्सक्राइब करके रखना है और बेल आइकन दबा के रखना है, जिससे मैं आप लोगों की वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको पहुँच जाए और आपको पता चल जाए कि आपकी वीडियो अपलोड हो गई है। तो फ्रेंड्स, रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को भी बताइए कि अगर आप लोगों को एनसीईआरटी के किसी भी चैप्टर के सोल्यूशन की ज़रूरत है तो आप मुझसे मांग सकते हैं। मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करूँगा वो आप तक पहुँच जाए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।